हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12 की जो आपकी कलाइडोस्कोप बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि है टुमारो। और आज इस चैप्टर का कवर करूंगी मैं पार्ट नंबर 3। ये एक बहुत लेंदी शॉर्ट स्टोरी है जिसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 भी आपके लिए शूट किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए सो दैट आप पूरा रिलेट कर पाए मुझे पार्ट नंबर 3 में। अब जब हमने पार्ट नंबर 2 फिनिश किया था तो हमने यहाँ फिनिश किया था कि जो कैप्टन हेगबर्ड है वो कई सालों के बाद भी अपने बेटे के गुम जाने के बाद भी न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स इश्तिहार देते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरा बेटा जिसको मिलेगा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। और अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं रिवॉर्ड्स में और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देने के लिए। और जो बेसी काविल है, जो उनकी टेनेंट, जो किराएदार है उनकी, वो उनको चिल्लाती है और उनसे कहती है कि आप अपना इतना पैसा वेस्ट करना बंद करिए क्योंकि ये पैसा जो है वो आपको कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो। और कैप्टन हेगबर्ड तो जैसे सबको पता है कि कैप्टन हेगबर्ड ही हैं, वो तो किसी की ना सुनने वाले ना समझने वाले। वो तो अपने बिलीव्स, अपने इरादों में बहुत पक्के थे और वो कह रहे थे नहीं मैं तो इश्तिहार दूंगा, लेकिन हाँ अब भले रिवॉर्ड नहीं लोगों के लिए दूंगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट मैं न्यूज़पेपर में इश्तिहार तो दूंगा। एंड नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 3। वॉट मोर कुड ही वॉन्ट? कोलब्रुक वॉज द प्लेस एंड देयर वॉज नो नीड टू आस्क फॉर मोर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि और क्या ही चाहिए था, किसको? हमारे कैप्टन हेगबर्ड को, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? वो कोलब्रुक नाम की एक जगह में रहते हैं जो कि इंग्लैंड में है। और कोलब्रुक एक ऐसी जगह थी जहाँ पे किसी को और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है और इतनी बढ़िया प्लेस है। Miss Cavell praised him for his good sense and he was soothed by the part she took in his hope, which had become his delusion, in that idea which blinded his mind to truth and probability. अब मीनिंग्स देख लेते हैं। soothed का मीनिंग क्या होता है? To feel comfortable, जब आप बहुत comfortable फील करते हो उसे soothed कहते हैं। delusion का मतलब a false belief, एक यकीन हो आपको किसी चीज़ के बारे में लेकिन वो बहुत गलत यकीन है, उसका कोई बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, बस आपको यकीन है हाँ ऐसा होता है, पर वो यकीन गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, अब जो मिस कार्वेल थी, बेसी काविल जो थी, वो हमेशा एक अच्छे सेंस के लिए, उनकी समझदारी के लिए कैप्टन हेगबर्ड को हमेशा कंफर्टेबल फील कराती थी। और कैप्टन हेगबर्ड को भी कंफर्टेबल फील होता था इस चीज़ को देख के कि हाँ बेसी जो है वो हमेशा मेरी उम्मीद में मेरा साथ देती है कि ठीक है आपका बेटा आएगा, ये वो। और कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद है ये एक डिल्यूजन, एक गलत बिलीफ, एक गलत यकीन होने वाली चीज़ बन गई है कैप्टन हेगबर्ड की कि चलो ठीक है बेसी तो कर देती है, ओके ठीक है आपका बेटा आ जाएगा, लेकिन कैप्टन हेगबर्ड को लगता है हाँ सही में आ जाएगा। उनको तो ये चीज़ गलत ही लगती है, ये डिल्यूजन है उनके लिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं इस उम्मीद में कि मेरा बेटा आएगा, कैप्टन हेगबर्ड ब्लाइंड हो गए, यानी अंधे हो गए हैं। उनको सच्चाई और प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही, यानी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उनके बेटे के आने की, सालों बीत चुके हैं। जस्ट एज द अदर ओल्ड मैन इन द अदर कॉटेज हैड बीन मेड ब्लाइंड बाय अनदर डिजीज टू द लाइट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। अब कैप्टन हेगबर्ड को के जो अंधेपन है, जो कैप्टन हेगबर्ड का अंधापन है, वो एक्चुअली अंधे नहीं है लेकिन अपने बेटे के आने की उम्मीद में अंधे हो गए कि हाँ कल आएगा कल आएगा। एग्जैक्टली उसी तरह अंधे हो गए जो बगल वाले कॉटेज में बेसी के जो फादर हैं वो रियल में ही अंधे हैं, ही कैन नॉट सी, और उनको बीमारी है, इस वजह से वो देख नहीं सकते, इस वजह से वो दुनिया की लाइट और ब्यूटी यानी दुनिया की सुंदरता नहीं देख सकते। तो उस एक्चुअली अंधे इंसान में और कैप्टन हेगबर्ड जो कि अंधे हो गए हैं अपने बेटे के आने की उम्मीद में, उन दोनों में अब जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं बचा, दोनों ही सच में अंधे हो गए हैं जैसा लगता है। But anything he could interpret as a doubt, any coldness of assent, or even a simple inattention to the development of his projects of a home with his returned son and his son's wife would irritate him into flings and jerks and wicked side glances. Meanings देख लेते हैं। Assent का मतलब क्या होता है? Agreeing on something after thinking a lot. बहुत सोच विचार करके जब आप एक चीज़ पे अग्री करते हो, मानते हो कि हाँ ठीक है, उसे हम कहते हैं assent. फ्लिंग्स का मतलब क्या होता है? टू थ्रो समथिंग सडनली विद ग्रेट फोर्स। जब आप बहुत गुस्सा हो और आप घर के सामान उठा के बहुत फोर्स, बहुत तेज़ी से फेंकते हो, उसे फ्लिंग्स कहते हैं। जर्क्स का मीनिंग क्या होता है? झटके।
विकेड का मतलब क्या होता है, वेरी बैड, बहुत बुरा। और ग्लैंसेस का मतलब क्या होता है, टू लुक समथिंग क्विकली, जब आप गुस्से में हो तो इस तरीके से लोगों को देखते हो, ग्लैंस करते हो, दैट आर ग्लांसेस। ओके, अब कैप्टन हैगबर्ट जो हैं, जब भी ये समझते थे, उनको जब भी ऐसा डाउट होता था कि ठीक है कल मेरा बेटा आएगा, तो वो अजीब अजीब चीज़ें सोचते थे। वो सोचते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे ने शादी कर ली और अपनी वाइफ को साथ लेके आएगा। और जब भी वो ऐसा सोचते थे तो उनको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता था। क्यों? और क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था कि जो बेसी है वो मेरी बहू बनेगी, मैं इस बेसी की शादी अपने बेटे से करवाऊंगा, क्योंकि बेसी बहुत अच्छी लड़की है, पूरे टाउन में सबसे समझदार लड़की वही है। तो वो हमेशा बेसी को अपनी बहू के नज़र से देखते थे। लेकिन जब भी वो ऐसा सोचते थे, अरे कल अगर मेरा बेटा मान लो आ गया, जो कि आएगा ही, और मान लो वो अपने साथ अपनी बीवी को, अपनी शादी करके अपनी वाइफ को ले आया, तो जैसा ही वो सोचते थे उनको सडनली बहुत झटका आता था, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता था। वो अपने घर के सामान उठा के फेंकना स्टार्ट कर देते थे और ऐसे ऐसे इधर उधर लोगों को देखने लगते थे गुस्से में, इरिटेशन में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सपनों पे ऐसा लग रहा था उनको पानी फिर जाएगा, जबकि बेटा ना आया है सालों से, कल आने की कोई उम्मीद नहीं है, और वो तो अपने मन से सोच रहे हैं कि अपनी बीवी को साथ लेके आएगा, और फिर सडनली गुस्सा होने लगते हैं बेफालतू में। He would dash his spade into the ground and walk to and fro before it. Dash का मतलब क्या होता है? To hit something with great force. जब आप ज़मीन पे बहुत ज़ोर से हिट करते हो, बहुत ताकत से, उसको डैश कहते हैं। एंड व्हाट इज़ अ स्पेड? ये जो टूल आप देख रहे हो इसको स्पेड कहते हैं। इससे ज़मीन में मिट्टी से खुदाई, ज़मीन में मिट्टी में खुदाई करते हैं इससे। तो जब ये सब चीज़ें वो सोचते हैं कि मेरा बेटा शादी करके आ जाएगा तो फिर मैं अपनी बहू को, बेसी को अपनी बहू नहीं बना पाऊंगा, तो वो गुस्से में क्या करते हैं, अपने स्पेड को ज़मीन में ज़ोर से ऐसे हिट करते हैं। बेसी कॉल्ड इट हिज टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मीनिंग क्या होता है? काइंड ऑफ चाइल्डिश एंगर। जो छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, आनाकानी करते हैं, बचकाना गुस्सा, दोज आर टैंट्रम्स। तो बेसी जब देखती थी, मिस बेसी, तो वो सोचती थी ये तो सब फालतू बचकानी हरकतें हैं जो कैप्टन हैगबर्ट कर रहे हैं, बेतुकी बातें। शी शुक हर फिंगर एट हिम, और फिर वो ऐसे करती थी, किसको? कैप्टन हैगबर्ट को, कि मत करो। देन व्हेन शी केम आउट अगेन आफ्टर ही हैड पार्टेड विथ हर इन एंगर, he would watch out of the corner of his eyes for the least sign of encouragement to approach the iron railings and resume his fatherly and patronizing relations. तो जब बेसी उनको मना करके जाती थी कि गुस्सा मत करो, और अंदर चली जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद जब बेसी वापस बाहर आती थी तो वो क्या करते थे, वो जो लोहे की जो सरिये हैं, रेलिंग्स हैं, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे और फिर इस तरीके से बेसी को देखते थे कि अब ये आएगी, मुझे इनकरेज करेगी कि नहीं चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा तो कुछ बेसी करती नहीं, वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है। तो फिर कैप्टन हैगबर्ट वापस ठीक हो जाते थे, दिमाग का दौरा जो उनको पड़ा तो वापस वो ठीक हो जाते थे, और फिर वापस फादरली यानी एक पिता रूपी इंसान के तौर पर बात करने लग जाते थे बेसी से। और पैट्रनाइजिंग यानी टू ट्रीट समबडी इन अ वे दैट शोज दैट यू थिंक दैट यू आर मोर एक्सपीरियंस दैन देम। पैट्रनाइजिंग का मतलब सामने वाले से आप इस तरीके से बात कर रहे हो कि उसको ऐसा दिखा रहे हो आप कि मैं तो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, समझदार हूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, लाइफ में अनुभवी हूँ। तो बस कैप्टन हैगबर्ट भी ये करते हैं, जब ऐसी कोई भाव नहीं रहती थी तो बस आ जाते थे एज अ फादर, एज अ पापा, उससे बात करने लग जाते थे और ये दिखाने लग जाते थे कि अरे मैं तुमसे बहुत अनुभवी हूँ, बहुत समझदार हूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स। For all their intimacy, which had lasted some years now, they had never talked without a fence or a railing between them. He described to her all the splendors accumulated for the setting of their housekeeping, but had never invited her for an inspection. No human eye was to behold them till Harry had his first look. Okay, meaning देख लेते हैं। Splendors का मतलब क्या होता है? Grand things, बहुत अच्छी अच्छी ग्रैंड बड़ी बड़ी चीज़ें जो लोगों ने जमा करके रखी हैं, खरीदी हैं। एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा करके रखना। इंस्पेक्शन का मतलब टू सी एंड चेक समथिंग, कि किसी को बुला के आप दिखाओ कि हाँ ये हमने खरीदा है, या आओ चेक करो, देखो हमने क्या खरीदा है। बी होल्ड का मतलब टू सी यानी देखना। और हु इज़ हैरी? हैरी यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ट के बेटे का नाम है। तो इतने साल हो गए हैं कैप्टन हैगबर्ट और बेसी की इस फ्रेंडशिप को, और इतने सालों से उनकी बात हो रही है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कभी भी वो जो लोहे की फेंस, जो आयरन रेलिंग है या जो फेंस लगी हुई है लकड़ी की, उसके अलग, मतलब दोनों ने कभी उस रेलिंग के बिना
कभी बात नहीं करी, हमेशा दोनों ने अपने अपने कॉटेज में ही खड़े होकर बीच में रेलिंग है ऐसे ही बात करी। कभी भी कैप्टन हैकबर्ड ने बेसी को इनवाइट नहीं किया अपने घर पे और कभी भी चीज़ें नहीं दिखाई। वो हमेशा बातों बातों में बेसी को बताते थे वो उन सारी ग्रैंड चीज़ों के बारे में, उन सारे फर्नीचर के बारे में, चीज़ों के बारे में जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी है अपने बेटे हैरी के लिए कि जब हैरी आएगा वो देखेगा। लेकिन इतने साल हो गए, कभी भी उन्होंने बेसी को इन्वाइट नहीं किया कि आओ तुम इंस्पेक्शन करो, आओ तुम देखो कैसे मैंने चीज़ें, ग्रैंड चीज़ें खरीदी हैं अपने बेटे हैरी के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक भी इंसान की आंखें पढ़ने नहीं देना चाहते थे उन सारी नई और अच्छी चीज़ों पे जो उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कल, उनको लगता था कल जब मेरा बेटा हैरी आएगा तो वो ही सबसे पहले अपनी नज़र डालेगा इन चीज़ों पे। In fact, nobody had ever been inside his cottage. He did his own housework and he guarded his son's privilege so jealously that the small objects of domestic use he bought sometimes in the town were smuggled rapidly across the front garden under his canvas coat. अब smuggled का मतलब क्या होता है? Smuggled जैसे smuggling करते हैं लोग to take things in or out of the country which are legally not allowed. जब आप अपने देश के बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो या अपने देश से दूसरे देश में कोई चीज़ भिजवा रहे हो जो लीगली यानी कानून की नज़रों में अलाउड नहीं है, लेकिन आप चुपके से स्मगलिंग कर रहे हो जो कि एक क्राइम है, दैट इज़ स्मगलिंग। ओके, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो कैप्टन हैकबर्ड है वो इतने ज़्यादा पोजेसिव थे अपने बेटे के लिए कि कोई मेरे बेटे की चीज़ों को नहीं देखे, कि उन्होंने अपने घर में आज तक, अपने कॉटेज में आज तक किसी को नहीं बुलाया, ना इनवाइट करा। उनके घर कोई नौकर चाकर नहीं थे, वो पूरा अपना घर का जो काम था सब खुद करते थे और अपने बेटे की चीज़ों को गार्ड करके यानी बिल्कुल संभाल के बचा के रखते थे। यहाँ तक कि डोमेस्टिक यूज़, घर की छोटी मोटी सब्जी, मिल्क या छोटी मोटी ब्रेड, जो डेली की चीज़ें इंसान को जाके ख़रीदनी पड़ती वो भी वो खुद जाके ख़रीदते थे शहर में से और उसको ऐसे लेकर आते थे अपने कॉन्वर्स सूट में, यानी अपने वो हल्की क्वालिटी के सूट में ऐसे छुपा के लाते थे जैसे कि वो कोई स्मगलिंग करने जा रहे हैं, जैसे देश के बाहर कोई इलीगल चीज़ को भेज रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने फ्रंट गार्डन, घर के सामने वाले गार्डन से चुपके से अंदर अपने घर में सामान लाते थे ताकि कोई भी ना देख पाए। Then coming out, he would remark apologetically, "It was only a small kettle, my dear." और फिर जब घर के जो सामान है चुपके से जब घर में रख के आते थे और जब बाहर आते थे कोई देख लेता था या बेसी होती थी तो वो क्या बोलते थे, हाँ कुछ नहीं था, मैं तो छोटी सी केटली जो चाय की केटली होती है ना, बस वो लेने गया था। तो इस तरीके की बातें वो करते थे जो दूसरे लोगों को क्लियरली समझ आती थी। एंड इफ नॉट टू टायर्ड विथ हर ड्रजरी or worried beyond endurance by her father, she would laugh at him with a blush and say, "That's all right, Captain Higbird, I'm not impatient." और जो बेसी है, अगर पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। ड्रजरी का मीनिंग होता है एक्सट्रीम हार्डवर्क, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हो, दैट इज़ ड्रजरी। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? टू डू सम डिफिकल्ट जॉब कंटिन्यूसली विदाउट कंप्लेनिंग। जब आप एक बहुत मुश्किल काम कंटिन्यूसली करे जा रहे हो और उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर रहे किसी से कि मैं थक रही हूँ या मुझे तकलीफ़ हो रही है, कंप्लेन नहीं कर रहे, दैट इज़ एंड्योरेंस। तो जो बेसी है अगर ज़्यादा थकी हुई नहीं रहती है अपने पिता के बहुत ज़्यादा कामों से या बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब से जो उसके फादर करवाते रहते हैं उसको और परेशान करते रहते हैं उसको, अगर वो थकी हुई नहीं है, अच्छे मूड में है, तो वो कैप्टन हैकबर्ड की ये सारी हरकतें देख के हंसती है और उसके चेहरे पे छोटी सी ब्लश, ऐसे छोटी सी रेडिश पिंकिश हो जाते हैं उसके गाल और वो कहती है, अरे ठीक है कैप्टन हैकबर्ड, मैं कोई इम्पेशेंट इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बेसब्र इंसान नहीं हूँ जो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा देखने के लिए कि आपके घर में क्या चीज़ें रखी हैं। इट्स ओके, जब कल आपका बेटा हैरी आएगा देख लेगा, तब उसके बाद आप मुझे बुलाना, मैं आपकी सब ग्रैंड चीज़ें जो आपने उसके लिए इकट्ठा करके रखी है मैं देखूँगी। Well, my dear, you haven't long to wait now, he would answer with a sudden bashfulness and looking about uneasily, as though he had suspected that there was something wrong somewhere. Long का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे long का मतलब है कोई desire, आपकी कोई इच्छा। बैशफुलनेस का मीनिंग क्या होता है? टू फील एम्बेरस्ड बाय द अदर पर्सन, जब आप दूसरे व्यक्ति के सामने एम्बेरस्ड, थोड़ा शर्मनाक, थोड़ी शर्म फील हो रही है, आपको महसूस हो रही है, दैट इज़ बैशफुलनेस। तो जब बेसी बोलती कि अरे कोई बात नहीं कैप्टन हैकबर्ड, आप कर लो, मैं कोई इतनी इम्पेशेंट नहीं हूँ कि मेरे को आज ही देखना है आपके घर का सामान, तो वो कहता है अरे नहीं बेटा, अब तुम्हें कोई, तुम्हारी जो इच्छा है मेरे घर का फर्नीचर और नए नए सामान देखने की, अब वो समझो तुम्हारा वेट जो है अब ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा,
और क्यों, क्योंकि उनको वो ये बोलना चाहते कि देखना कल मेरा बेटा आएगा, जो कि कभी आता ही नहीं है। और वो ये जो आंसर दे रहे थे बेसी को बहुत ही बैशफुलनेस से दे रहे थे, यानी उनको एम्बैरेस भी फील हो रहा था कि मैं हर बार बोलता हूँ कल मेरा बेटा आएगा और मेरा बेटा आता ही नहीं है। और उन्होंने ये सस्पेक्ट किया, ये समझने की कोशिश करी कि कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गलत है। यानी कि उनको फील हो रहा था कि मैं हमेशा बोलता हूँ कल मेरा बेटा आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ हाँ कल जब मेरा बेटा आएगा तब तुम फर्नीचर देख सकती हो, बट ऐसा तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि मेरा बेटा कभी आता ही नहीं है। Every Monday she paid him his rent over the railings. He clutched the shillings greedily. अब हर मंडे को जो बेसी थी वो आयरन रेलिंग्स जो थी, लोहे के सरिये थे, उससे उसके आर पार क्या देती थी, रेंट देती थी कैप्टन हैगबर्ट को, और वो क्लच कर लेते थे। क्लच यानी टू होल्ड, वो जो शिलिंग्स यानी जो करेंसी होती है इंग्लैंड के, जो पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, उन पैसों को वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लालची तौर पे एकदम बिल्कुल पकड़ लेते थे कि मैं ये पैसे इकट्ठा करके रखूंगा अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने के लिए। He grudged every penny he had to spend on his maintenance, and when he left her to make his purchases, his bearing changed as soon as he got into the street. Grudged का meaning क्या होता है? To be unhappy that you have to do something. जब आपको बहुत ना खुशी हो रही, जब आप बहुत दुखी हो रहे हो कि अरे यार अब मुझे ये चीज़ करनी है, that is grudged. बेयरिंग का मतलब क्या होता है? बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का बिहेवियर, हाव भाव, तरीका। ओके, तो जब वो पैसे ले लेते थे बेसी से तो वो एक एक पेनी यानी एक एक पैसा जो है बहुत संभाल के रखते थे और सोचते थे अरे यार अब घर के मेंटेनेंस पे, घर के सामानों पे मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, इधर उधर खर्च करना पड़ेगा और घर के सामान खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मैं हर एक पैसा अपने बेटे के लिए बचा के रखूं। लेकिन फिर जब घर की चीज़ें खरीदने की बात आती थी तो वो सोचते थे अब मुझे खरीदना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़े वो कंजूस थे। और जब भी वो फिर बेसी से टाटा बाय बाय करके सड़क पे निकलते थे, स्ट्रीट पे घर के कुछ सामान परचेज करने के लिए, तो उनका जैसे बिहेवियर ही चेंज हो जाता था। वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करने लगते थे जैसे कंजूस है, कुछ नहीं है उनके पास, लोगों से बहुत बहुत देर बार्गेनिंग करते थे, बचा कुचा मीट खरीदते थे, ऑल दीज थिंग्स। Away from the sanction of her pity, he felt himself exposed without defense. जब बेसी को टाटा बाय बाय करके वो निकल जाते थे शहर की तरफ घर का कुछ सामान खरीदने के लिए, तो ये वो समय होता था जब वो बेसी की पिटी यानी बेसी जो उन पे हमेशा दया करती रहती है, उस दया से वो दूर हो जाते थे। यानी अपने कंफर्ट जोन से बेसी जो उनकी फ्रेंड थी उससे वो दूर हो गए। तो उनको ऐसा लगता था मैं बिल्कुल खुला हो गया हूँ दुनिया वालों के सामने और अब मुझे डिफेंस के लिए यानी अब मेरा बचाव करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बेसी को अपना सबसे क्लोज इंसान मानते थे। He brushed the walls with his shoulder. वो क्या करते थे जब रोड पे चलते थे तो साइड में जो वॉल्स होती थी उससे बिल्कुल चिपक चिपक के चलते थे, तो अपने कंधे से जैसे ब्रश करते हुए निकल रहे हैं, लोगों से दूर बिल्कुल कोने से दीवार से सट के चलते थे घर पे या रोड पे कहीं पर भी। He mistrusted the queerness of the people, yet by then even the town children had left off calling after him and the tradesmen served him without a word. क्वीरनेस यानी स्ट्रेंजनेस, अजीब पना बिल्कुल। और उनको कैप्टन हैगबर्ट को समझ ही नहीं आता था कि लोग इतने अजीब क्यों हैं। यहाँ तक कि अब जो शहर के बच्चे हैं जो पहले मजाक उड़ाया करते थे कैप्टन हैगबर्ट का, अब उन्होंने भी उसको बुलाना मज़े लेना छोड़ दिया है बच्चों ने। यहाँ तक कि जो ट्रेड्समैन, जो बिजनेसमैन हैं जिनसे वो सामान खरीदने जाता है, वो भी अब इसको जब बस सामान बेच लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और कोई विदाउट अ वर्ड, एक शब्द भी ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। The slightest allusion to his clothing had the power to puzzle and frighten, especially as if it were something utterly unwarranted and incomprehensible. Allusion का मतलब क्या होता है? Clue, signal, एक भी hint, कोई signal मिल गया अगर। Utterly यानी कि completely, पूरी तरीके से। Unwarranted यानी improper, कोई चीज़ जो proper नहीं है, सही नहीं है। तो जैसे ही लोगों को बिल्कुल एक हल्की सी झलक भी, एक सिग्नल भी दिखता था कि अरे सामने से
कैप्टन हेगबर्ड आ रहे हो, कितनी अजीब तरीके की उन्होंने कॉन्वस की क्लोथिंग पहनी हुई है, यानी जो बोट में लगाने वाला कपड़ा होता है उससे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वो अपने आप को रैप करते थे। तो ये इतना ही उनके जो कपड़े होते थे ये इतने ही काफ़ी होते थे लोगों को पजल करने के लिए, यानी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि कितना अजीब आदमी है। और लोग फ्राइटेन यानी डर भी जाते थे उनको देख के कि अजीब से कपड़े, फिर दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने उगा के रखी हुई है। और ये जो चीज़ थी वो पूरी तरीके से इम्प्रॉपर थी, लोगों को अजीब लगता था उनके कपड़ा और इनकॉम्प्रीहेंसिबल यानी इनअंडरस्टैंडेबल यानी उनको समझ ही नहीं आता था लोगों को कि आखिर पहना क्या है, ये कितना अजीब इंसान है। In the autumn, the driving rain drummed on his sailcloth suit, saturated almost to the stiffness of sheet iron, with its surface flowing with water. अब जब ऑटम का मौसम होता था यानी पतझड़ का महीना आता था जिसमें पत्ते गिरते हैं तो और थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश होती है, तो जो उन्होंने सेल क्लॉथ यानी सेलिंग पे जाते वक्त जो बोट पे इस तरीके से सेल क्लॉथ लगता है ऐसे करके, वो जो क्लॉथ होता है बोट पे जो लगता है, ये जो क्लॉथ का उन्होंने सूट पहना हुआ था, तो जो पत्ते और जो रेनिंग होती थी वो गिरते थे इसके ऊपर, तो ऐसा टक 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 की आवाज़ आती थी उसके ऊपर, ड्रम की जैसे बज रहा है। और सैचुरेटेड का मतलब होता है कम्प्लीटली वेट, पूरी तरीके से गीले, और उनका जो कपड़ा होता है वो पूरी तरीके से गीले हो जाता था और जो पूरा सरफेस होता था उस पर पूरा पानी ऐसे बहते जाता था बारिश का। ओके, when the weather was too bad, he retreated under a tiny porch and standing close against to the door, looked at his spade left planted in the middle of the yard. और जब मौसम बहुत ख़राब होता था, जब बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आती थी, तो वो घर में छोटा सा जो किसी के भी घर में या अपने घर में जो छोटा सा पोर्च, जो छोटा सा आंगन होता था, वहाँ पे रिट्रीट हो जाते थे यानी टू मूव टुवर्ड्स अ सेफ प्लेस। तो उधर अंदर थोड़ी छाँव में ऐसे खड़े हो जाते थे ताकि वो गीले ना हो, और फिर अपने घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे और अपनी स्पेड यानी अपने फावड़े को देखते थे जो घर के बैकयार्ड, घर के पीछे सबसे पीछे हिस्से में एकदम बीच में, यानी अगर ये घर का पिछला हिस्सा है तो यहाँ पे बीच में एकदम लेफ़्ट साइड में इनका फावड़ा ऐसे ज़मीन में वो ऐसे डाल के रखते थे, तो उसको बस देखते रहते थे और अंदर ऐसे खड़े रहते थे, बाहर बारिश हो रही है। तो इस टाइप की अजीब अजीब हरकतें करते थे कैप्टन हेगबर्ड। The ground was so much dug up all over that as the season advanced, it turned to a quagmire. अब क्वागमायर क्या होता है? अ वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मड। एक ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत मिट्टी है और बारिश की वजह से पानी आया है, बहुत गड्ढा भर गया है, गंदगी हो गई है। ओके, तो ये जो ज़मीन है वो हमेशा डगअप रहती थी, यानी कैप्टन हेगबर्ड हर दिन ऑलमोस्ट अपने घर का पिछला हिस्सा है, फ्रंट गार्डन को हमेशा ऐसे खोदते रहते थे, इस उम्मीद में कि कल जब मेरा बेटा आएगा तो मैं यहाँ पे नए नए प्लांट्स उगाऊंगा उसकी पसंद के। तो वो हमेशा ही इस तरीके से मिट्टी खोद के रखते थे। तो इस वजह से क्या होता था, जब बारिश आती थी तो पूरे वो जो गड्ढे होते थे उनमें पानी भर जाता था और क्वागमायर बन जाता था, यानी कि एकदम बिल्कुल ऐसे मिट्टी का ऐसे गड्ढे बन जाते थे और पूरा पानी भर जाता था। When it froze hard, he was disconsolate। और फिर जब गर्मी आती थी, जब धूप निकलती थी, तो वो क्या होता था, पानी सूख जाता था और वो जो मिट्टी भी होती थी बहुत हार्ड, बिल्कुल पक्की हो जाती थी। और ये देख के कैप्टन बहुत डिसकंसोलेट हो जाते थे, यानी डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे कि अरे ये क्या गंदगी हो गई मौसम में। व्हाट वुड हैरी से, और फिर वो सोचते थे अरे अब जब कल मेरा बेटा हैरी आएगा तो वो क्या बोलेगा कि अरे इतनी गंदगी घर में। And as he could not have so much of Bessie's company at that time of the year, the roars of old Cavil that came muffled through the closed windows, calling her indoors, exasperated him greatly. अब ये जो ऑटम सीज़न का फिर समर सीज़न का जो मौसम है, ये साल का वो टाइम होता है, वो टाइम था जिस टाइम पर कैप्टन बेसी के साथ ज़्यादा समय बातचीत करना, ये जो टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं कर पाते थे उसके साथ। क्योंकि जो बूढ़ा कार्वेल उसका जो फादर है वो हमेशा अंदर से रोर यानी चीखता चिल्लाता रहता था, हमेशा बेसी को बार बार बुलाता रहता था। और ऊपर की जो बेसी के घर की जो कॉटेज की जो खिड़कियाँ हैं वो हमेशा बंद रहती थी और अंदर ही अंदर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मफल्ड यानी डिफ़िकल्ट टू हेयर। तो बंद खिड़कियों में से नीचे खड़े रहते थे कैप्टन और आवाज़ आती थी उनको कि अंदर से वो चिल्ला रहे हैं बेसी 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 करके, और उनको पूरी आवाज़ आती थी, क्लियरली नहीं आती थी क्योंकि विंडोज़ बंद रहती थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको बहुत गुस्सा आता था, वो एग्जैस्परेटेड यानी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते थे कि एक तो पूरी गंदगी हो गई है, कल जब मेरा बेटा हैरी आएगा तो वो क्या बोलेगा। ऑल्सो
वो उनको अच्छा लगता था बेसी से बात करना, शाम का समय टाइम स्पेंड करना, वो भी वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बूढ़ा कार्वेल हमेशा अपनी बेटी को परेशान करता रहता है, बुलाता रहता है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो इरिटेट होते थे और उनको बहुत गुस्सा आता था। Why don't that extravagant fellow get you a servant? He asked impatiently one mild afternoon. She had thrown something over her head to run out for a while. Extravagant का मतलब क्या होता है? A person who spends more money than he could afford. एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, यानी इतना उसके पास है नहीं पर उससे कहीं ज़्यादा वो खर्चा कर रहा है, ज़्यादा पैसे खर्चीला आदमी। तो एक दिन के समय बहुत ही बेसब्र होकर कैप्टन हैगबर्ड ने बेसी से पूछा कि ये जो खर्चीला आदमी है तुम्हारा बाप, ये तुम्हें एक नौकर क्यों नहीं रख देता ताकि तुम्हारा थोड़ा लोड कम हो जाए भाई। आई डोंट नो, said the pale Bessie wearily, staring away with her heavy-lidded grey and unexpectant glance. तो बेचारी बेसी जो बिल्कुल पेल हो गई है, पीली पड़ गई है, थकावट में काम कर करके वो अपनी बहुत गहरी गहरी आंखों से, थकी हुई आंखों से ऐसे घूरती हुई और ऐसी नज़रों से देखती है कैप्टन हैगबर्ड को जिन नज़रों में कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ मेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाएगी। और इस हालत में वो आंसर करती है कैप्टन हैगबर्ड को, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता मेरे फादर मेरे लिए कोई सर्वेंट या कोई नौकर क्यों नहीं रख रहे। There were always smudgy shadows under her eyes and she did not seem able to see any change or any end to her life. जब भी हमेशा कैप्टन बेसी को देखते थे उसकी आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े स्मजी ऐसे डार्क सर्कल्स होते थे और बेसी अब ऐसी हो गई थी कि अब उसको अपनी लाइफ में कोई उम्मीद उसने छोड़ दी थी कि अब मेरी लाइफ कभी चेंज होगी या मेरी ज़िंदगी, इस बुरी ज़िंदगी में ज़िंदगी का कभी कोई अंत आएगा। You wait till you get married, my dear, said her only friend, drawing closer to the fence. Harry will get you one. अब कैप्टन हैगबर्ड जो कि उसको बहू की नज़र से देखते हैं, वो उस फेंस के थोड़े और पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस तब तक वेट करो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि मेरा बेटा हैरी तुमसे शादी करेगा ना, देखना वो तुम्हारे लिए एक नौकर ज़रूर रख लेगा। His hopeful craze seemed to mock her own want of hope with so bitter an aptness that in her nervous irritation she could have screamed at him outright. मीनिंग्स देखते हैं। क्रेज यानी मैडनेस, पागलपन। मॉक यानी टू लाफ एट समबडी, जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, यानी आप उसको मॉक कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ मैं खुद को ही मॉक कर रही हूँ, यानी मैं खुद का ही मजाक उड़ा रही हूँ, खुद की खिल्ली उड़ा रही हूँ, खुद की इंसल्ट कर रही हूँ, तो हम खुद को भी मॉक कर सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति हमें भी मॉक कर सकता है या हम भी किसी को मॉक कर सकते हैं। एप्टनेस का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट, एक ऐसी क्वालिटी कि आप बिल्कुल एप्ट हो, बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल सही हो। तो जब कैप्टन हैगबर्ड ने ये बात बोली कि चिंता मत करो, मेरा बेटा हैरी तुम्हें डेफिनेटली एक नौकर ज़रूर ला के देगा जब उसकी तुमसे शादी हो जाएगी, तो कैप्टन की इस उम्मीद भरी पागलपन को देख के ऐसा लग रहा था कि बेसी खुद का ही मजाक उड़वाती रहती है ये फालतू की बातें सुन के कैप्टन हैगबर्ड की, क्योंकि उसकी बातें बेसी की बात इतनी सही थी कि ऑब्वियसली उसका बेटा कभी आने नहीं वाला और ये इतनी फालतू की बात कर रहा है मुझसे कि मेरा बेटा जब आएगा शादी करेगा तुमसे नौकर लाएगा, इसके बेटे का सालों से कोई खबर नहीं है। और अगर बेसी इतना क्या नाम है वो ये नहीं सोचती कि चलो ठीक है कैप्टन हैगबर्ड है, थोड़ा दिमाग का वो है, चलो जाने दो, अगर एक सही इंसान होता कैप्टन हैगबर्ड और ऐसी बात करता बेसी से, तो बेसी चीखती चिल्लाती डायरेक्ट उसके मुंह पे और उसको बताती कि तू क्या बकवास कर रहा है। ओके तो लेकिन बेसी उनको हमेशा इग्नोर करती कि ठीक है चलो। बट शी ओनली सेड इन सेल्फ मॉकरी एंड स्पीकिंग टू हिम एज दो ही हैड बीन सेन। अब बेसी अपना खुद का मजाक उड़ाते हुए, सेल्फ मॉकरी यानी खुद का मजाक उड़ाते हुए कैप्टन हैगबर्ड से ऐसे बात करती है जैसे कैप्टन हैगबर्ड सेन है, यानी कोई सेंसिबल पर्सन है, कोई समझदार व्यक्ति है नहीं, लेकिन वो उनसे ऐसे जवाब देती है कि जैसे वो ये सोचती कि कैप्टन समझदार है और बोलती है वाई कैप्टन हैगबर्ड योर सन मे नॉट इवन वांट टू लुक एट मी। तो कहती है अरे क्यों, आपका बेटा मुझे देखेगा भी नहीं, वो मुझे देखना भी क्यों चाहेगा, मैं तो इतनी बेकार दिखती हूँ और मेरे से शादी करना और मेरे लिए नौकर लाना तो बात की बात है, वो तो मुझे देखेगा भी नहीं, और अपने ऊपर हंसती है। What? That boy? Not want to look at the only sensible girl for miles around? What do you think I'm here for, my dear? My dear, my dear, what? You wait. You just wait. You'll see tomorrow. I'll soon. तो कैप्टन हैगबर्ड बोलते क्या वो लड़का तुम्हें नहीं देखेगा, इस
दूर दूर तक इस पूरे शहर में कोई इतनी समझदार लड़की नहीं है तुम्हारे जैसी, और वो तुम्हें नहीं देखना चाहेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों हूँ यहाँ पर मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम बस वेट करो, तुम वेट करो, देखना वो कल आएगा मेरा बेटा, और देखना मैं जल्द ही तुम लोगों की। और फिर वो चुप हो जाता है, यानी अभी वो बोल ही रहा होता और इतनी में ही आवाज आती है, बेसी 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 हाउल्ड ओल्ड कार्वेल इनसाइड। तो अभी बोल ही रहा होता है कैप्टन हैगबर्ट, और इतने में अंदर से आवाज आती है बूढ़े कार्वेल की, यानी बेसी के फादर की। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेसी को आवाज लगाते हैं अंदर से, बेसी माई पाइप, दैट फैट ब्लाइंड मैन हैड गिवन हिमसेल्फ अप टू अ वेरी लस्ट ऑफ लेजीनेस। तो वो बोलता है कि मेरा पाइप गिर गया, यानी जो वो हुक्का पी रहे थे उसका पाइप गिर गया, यानी वो इतना मोटा अंधा आदमी, उसने अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना दिया है बेसी के ऊपर कि अगर उसके मुंह से अगर पाइप गिर गया तो एक अंधा व्यक्ति ऐसे झुक के अपना पाइप उठा सकता है हुक्के का और पी सकता है, लेकिन नहीं, उसने तो अपने आप को बिल्कुल लस्ट ऑफ लेजीनेस, यानी अपने आप को बिल्कुल आलसी बना दिया है, मोटा बन गया है वो आलस कर करके, और वो बिल्कुल बेसी ने उसकी आदत खराब कर दी है। He would not lift his hand to reach for the things she took care to leave at his very elbow. यहाँ तक कि बेसी उसके ज़रूरत की चीज़ अगर उसके एल्बो यानी उसकी कोहनी के पास में भी रख के जाती थी तो भी वो उसमें इतनी वो नहीं थी कि वो उठा ले वहाँ से वो चीज़, उसके लिए भी वो बेसी को ही बुलाते था। He would not move a limb, limb यानी लेग और आर्म, आपका पैर या आपकी बाहें, किसी भी काम के लिए वो अपना हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलाता था। He would not rise from his chair, यहाँ तक कि अपनी कुर्सी से नहीं उठता था किसी काम के लिए। He would not put one foot before another in the parlor. अब सबसे पहले इस पार्लर का मीनिंग समझते हैं। जो घर था बेसी का, जो कॉटेज था, उसमें जो घर के अंदर एक कॉटेज के अंदर एक एरिया है, उस एरिया को पार्लर बोलते हैं। पार्लर यानी कि वो एरिया जहाँ से बैठना घूमना, मतलब घर का लिविंग रूम टाइप का। तो ये घर का जो पार्लर था, वेर ही न्यू हिज वे एज वेल एज इफ ही हैड हिज साइट। तो ये घर का एरिया जो था लिविंग रूम, उसको पार्लर बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये वो एरिया था कि अगर वहाँ पे बेसी के फादर अंधे होके भी आराम से चल के जा सकते थे क्योंकि उनको रास्ता मालूम था, और ऐसा रास्ता मालूम था कि अगर उनकी रोशनी आंखों की साइट अगर होती तो वो तभी भी वैसे ही जाते। तो वो इंसान ऐसा हो गया था, इतना लेजी हो गया था कि वो अपनी कुर्सी से नहीं उठता था और अपना एक पैर पार्लर में जाने के लिए नहीं, यानी घर के वो लिविंग रूम में जाने के लिए नहीं उठाता था, जहाँ का रास्ता उसको क्लियरली पता था, जहाँ वो अंधेपन में भी जा सकता था। लेकिन नहीं, विदाउट कॉलिंग हर टू हिज साइड एंड हैंगिंग ऑल हिज अट्रोशियस वेट ऑन हर शोल्डर। लेकिन नहीं, वो इतना लेजी हो चुका था, उसको तो इस चीज़ के लिए भी बेसी को चीखना चिल्लाना गाली बकनी थी, आवाज़ लगानी थी, और उसके बाद वो अपना अट्रोशियस यानी एक्सट्रीमली बैड एंड क्रूअल, यानी अपना बिल्कुल इतना मोटा व्यक्ति अपना पूरा वेट, अपना पूरा वजन बेसी के कंधों पर डाल देता था, और बेसी वो खींच खींच के उसको लिटरली घर के पार्लर तक या वॉक कराने तक कहीं भी उसको ले जाना पड़ता था। He would not eat one single mouthful of food without her close attendance. यहाँ तक कि एक बाइट खाना भी नहीं खाता था उसका फादर जब तक बेसी पास में ना बैठी हो। He had made himself helpless beyond his affliction to enslave her better. अब affliction का क्या मतलब होता है? ट्रबल यानी परेशानी, और एनस्लेव करना यानी किसी को गुलाम बना देना उनका। तो जो बेसी का फादर था उसने अपने आप को जानबूझ के हेल्पलेस यानी कमज़ोर बना दिया था, इतना कमज़ोर बना दिया था कि इतनी तो उसकी अंधापन, इतना तो उसकी परेशानी भी नहीं थी जितना उसने अपने आप को ज़बरदस्ती कमज़ोर बना दिया था अपने आलस, अपनी लेजीनेस के चक्कर में, और बेसी को और अच्छे से उसने अपना गुलाम बना दिया था अपने काम करवा करवा के। She stood still for a moment, setting her teeth in the dusk, then turned and walked slowly indoors. तो ये तब की बात है जब कैप्टन हैगबर्ट और बेसी वहीं पे आयरन रेलिंग्स पे खड़े होकर बात कर रहे थे, और कैप्टन बोलते नहीं मेरा बेटा तुम्हें कैसे नहीं देखेगा, देखना कल जब आएगा तो मैं तुम्हारी तो शादी करवाऊंगा। अभी ये बात कर ही रहे होते थे कि अंदर से बूढ़ा कार्वेल चिल्ला चोट करता है, और बस बेसी ये सुन के वहीं खड़ी रहती है, और सेटिंग हर टीथ इन द डस्क, ये एक ईडियम, एक मुहावरा यूज़ करा गया जिसका मतलब होता है मीन्स टू गेट अनॉयड, और वहीं पे गुस्सा उसको बहुत ज़ोर से आता है जब वो एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती है अपने बारे में, और फिर वो मुड़ती है और वहाँ से धीरे से वॉक करके अंदर चली जाती है अपने फादर के पास। कैप्टन हैगबर्ट वेंट बैक टू हिज स्पेड, और कैप्टन हैगबर्ट फिर से अपनी स्पेड अपने फावड़े के पास चले गए और मिट्टी खोदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द शाउटिंग इन कार्वेल्स कॉटेज स्टॉप्ड
एंड आफ्टर अ वाइल द विंडो ऑफ द पार्लर डाउनस्टेयर्स वाज लिट अप। जो अंदर से बूढ़े कार्वेल की चिल्ला चोट की आवाज़ थी वो अब बंद हो गई थी क्योंकि बेसी अंदर चली गई थी, और उनका जो नीचे का पार्लर था घर में, बेसी के घर का यानी जो लिविंग एरिया था, वहाँ पे खिड़की से उन्होंने देखा कि इट वॉज लिट अप, यानी वहाँ पे लाइट वाइट ऑन कर दिए बेसी ने, तो माइट भी लाइट ऑन करने के लिए वो बुला रहे होंगे बेसी को। A man coming from the end of the street with a firm leisurely step passed on, but seemed to have caught sight of Captain Hegwood because he turned back a pace or two. Pace का मतलब step, यानी एक आध कदम। तो दूर से सड़क के आखिरी में से एक आदमी बड़ा लेजरली, बड़े आराम से चलते हुए आ रहा था। ये चीज़ कैप्टन ने देखी, और जैसे ही वो कैप्टन हैगबर्ट का घर पास हुआ, ऐसा लगा कि उसने कैप्टन हैगबर्ट को देखा और फिर से पीछे वापस मुड़ के आया कि अरे ये कैप्टन हैगबर्ट है। अ कोल्ड वाइट लाइट लिंगर्ड इन द वेस्टर्न स्काई। लिंगर्ड मीन्स टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय के लिए कहीं पर रहती है। ये वो समय था, यानी शाम का समय था, और हल्की हल्की शाम की जो वाइट लाइट होती है काफ़ी देर तक आसमान में ऐसे थी वहाँ पे। द मैन लीन्ड ओवर द गेट इन एन इंटरेस्टेड मैनर। ये जो बहरूपिया स्ट्रेंजर आदमी था जो कि वॉक करता हुआ आ रहा था, वो कैप्टन हैगबर्ट के गेट पे एकदम लीन होके, यानी एकदम लटक के खड़ा हो गया अजीब तरीके से। You must be Captain Hegberg, he said with easy assurance. Assurance यानी with confidence, बहुत यकीन के साथ। तो उस आदमी ने बोला, अरे आप कैप्टन हैगबर्ड है, राइट? और बहुत कॉन्फिडेंस से उसने बोला, क्योंकि उसको पता था कि ये कैप्टन हैगबर्ड ही है। द ओल्ड मैन स्पन राउंड, पुलिंग आउट अ स्पेड, स्टार्टल्ड बाय द स्ट्रेंज वॉइस। स्टार्टल्ड का मतलब सरप्राइज हो जाना। तो जो ओल्ड मैन है, यानी जो कैप्टन हैगबर्ड है, वो एकदम से झटके से मुड़े। स्पन इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पिन, ओके। उन्होंने अपनी फावड़े को ज़मीन से निकाला और एकदम नई आवाज़ सुन के थोड़े से वो शॉक हुए। येस आई एम, ही आंसर्ड नर्वसली। उन्होंने बड़े नर्वस होकर बोला, हाँ मैं ही कैप्टन हैगबर्ड हूँ। The other, smiling straight at him, uttered very slowly, "You've been advertising for your son, I believe." तो जो दूसरा स्ट्रेंज मैन था, वो कैप्टन हैगबर्ट के चेहरे पर इस तरीके से स्माइल करते हुए और धीरे से बोलता है, आप काफ़ी टाइम से अपने बेटे के बारे में न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स यानी इश्तिहार दे रहे हैं शायद, इस तरीके से पूछता है वो आदमी। My son Harry, mumbled Captain Hegberg, off his guard for once, he's coming home tomorrow. Mumbled यानी कि to speak very softly, एकदम इतनी धीरे से बात करना कि सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। तो फिर कैप्टन हैगबर्ट बोलते हैं, मेरा बेटा हैरी। एकदम उनको याद आया कि हाँ, और फिर उन्होंने गुस्से में उस आदमी से बोला, हाँ ठीक है, मेरा बेटा कल आ जाएगा, मेरा बेटा कल घर आ जाएगा, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन हैगबर्ट को ऐसा लग रहा था कि ये कोई स्ट्रेंज मैन है जो इतने सालों बाद फालतू में मुझसे मजाक करने आ गया मेरे बेटे के बारे में। द डेविल ही इज़, द स्ट्रेंजर marveled greatly and then went on with only a sight of change of tone. You've grown a beard like Father Christmas himself. Marveled का मतलब क्या होता है? Wondered, यानी हैरत करना, सोचना। और फादर क्रिसमस कौन होता है? हेयर सेंटा क्लॉज। तो फादर क्रिसमस का मतलब यहाँ पे सेंटा क्लॉज से है। तो ये जो बहरूपी आदमी जैसे ही सुनता है कि हाँ मेरा बेटा कल आ जाएगा, तुम चिंता मत करो ये सब, तो ये बहरूपी आदमी स्ट्रेंजर मैन जो है वो सोचता है, वंडर करता है कि कैसा शैतान बेटा है इसका, इस तरीके से वो सोचता है, लेकिन बोलता नहीं कैप्टन से कुछ। और फिर धीरे से उसने अपनी टोन चेंज करी कि जैसे वो नॉर्मल फील कर रहा है स्ट्रेंजर, और बोलता है कैप्टन से कि अरे आपने तो अपनी दाढ़ी, ऐसा लग रहा है इतने बड़े सेंटा क्लॉज जैसे पूरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी उगा के रख ली आपने। कैप्टन हैगबर्ट ड्रू अ लिटिल नियरर एंड लीन्ड फॉरवर्ड ओवर हिज स्पेड. Go your way, he said resentfully and timidly at the same time, because he was always afraid of being laughed at. अब resentfully का मतलब क्या होता है? Behave in an angry manner as a person thinks that the other person is trying to make fun of him. बहुत गुस्से में बिहेव करना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। टिमिडली का मतलब क्या होता है? इन अ शाय और नर्वस वे, बहुत शर्माते हुए, नर्वस तरीके से। ओके, तो कैप्टन हैगबर्ट थोड़ा और पास गया उस स्ट्रेंजर के और अपनी स्पेड, अपने फावड़े पे इस तरीके से टिक कर झुका और बोलता है गो योर वे, कि तुम यहाँ से चले जाओ। और ये चीज़ उन्होंने बहुत गुस्से में बोली और बहुत नर्वस होकर शर्माते हुए बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ये
आदमी शायद मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है मेरे बेटे के टॉपिक को लेके, क्योंकि उनको डर रहता था कि भाई लोग कहीं मेरे ऊपर हंसे ना, तो इसलिए उसने आदमी को बोल दिया घर चले जाओ, यहाँ से अपने घर चले जाओ, यहाँ मत रुको। Every mental state, even madness, has its equilibrium based upon self-esteem. अब equilibrium का मतलब क्या होता है? बैलेंस यानी संतुलन होना, और सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट यानी किसी का आत्मसम्मान। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एवरी मेंटल स्टेट, कि कोई भी इंसान जिसका कैसा भी दिमागी सिचुएशन हो, यहाँ तक कि मैडनेस, यहाँ तक कि एक पागल व्यक्ति जिसमें दिमाग नहीं हो, उसके अंदर भी बैलेंस होता है सेल्फ एस्टीम को लेके, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अंदर भी आत्मसम्मान की फीलिंग होती है। एग्जैक्टली कैप्टन हेगबर्ट में भी सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग थी। इट्स डिस्टर्बेंस कॉजेस अनहैप्पीनेस, और अगर आपने किसी की आत्मसम्मान को डिस्टर्ब कर दिया, यानी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, तो इससे वो लोग बहुत अनहैप्पी हो जाएंगे, यानी उनको खुशी नहीं होगी, उनको तकलीफ होगी। एंड कैप्टन हेगबर्ट लिव्ड अमंग्स द स्कीम ऑफ सेटल्ड नोशंस, और जो कैप्टन हेगबर्ट थे वो कैसे जीते थे? उनके खुद के नोशंस थे, यानी खुद के बिलीफ्स, यानी उनकी खुद की कुछ मान्यताएं थी कि नहीं मेरा बेटा कल आएगा तो मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं किसी को भी अपना फर्नीचर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ हैरी। तो वो कैप्टन हेगबर्ट भी उसी स्कीम पर चलते थे, उनकी कुछ मान्यताएं थी जिसको कोई डिस्टर्ब ना ही करे तो बेहतर है। विच इट पेन्ड हिम टू फील डिस्टर्ब्ड, और अगर कोई उनकी मान्यताओं को अगर डिस्टर्ब कर देता था या बोलता था कि अरे आपका बेटा नहीं आएगा कभी भी, तो इससे वो बहुत डिस्टर्ब और दुखी हो जाते थे। एंड डिस्टर्ब बाय पीपल्स ग्रिन्स। अब ग्रिन्स का मतलब क्या होता है? टू स्माइल वाइल शोइंग टीथ, जब जानबूझ के आप ऐसे हंसते हो और दांत दिखा दिखा के हंसते हो, तो इसको हम ग्रिन कहते हैं। तो ऐसे कोई भी बहरूपिया ऐसे दांत दिखा के आए और बोल दे कैप्टन हेगबर्ट को कि आपका बेटा तो नहीं आने वाला, ये सब, तो ये जो ग्रिन्स थी, ये जो बत्तीसियाँ थी लोगों की, जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी कैप्टन हेगबर्ट की, ये ग्रिन्स यानी ये बत्तीसियाँ लोगों की कैप्टन हेगबर्ट को पसंद नहीं थी। येस, पीपल्स ग्रिन्स वर ऑफुल। हाँ, कैप्टन हेगबर्ट को लोगों के ग्रिन्स यानी जो बत्तीसी लोग दिखाते थे और मज़े लेने की कोशिश करते थे कैप्टन हेगबर्ट के, ये सब उनको बहुत ऑफुल लगता था, यानी बहुत ही बैड, बहुत ही बुरा लगता था कैप्टन को। दे हिंटेड एट समथिंग रॉन्ग, बट वॉट? अब ये दे क्या है? यहाँ दे का मतलब है ग्रिन्स यानी बत्तीसियाँ। तो ये जो बत्तीसियाँ लोग दिखाते थे, हंसते थे, कैप्टन से आके बात करने की कोशिश करते थे उनके बेटे के बारे में, ये कुछ ना कुछ गलत हिंट करती थी कैप्टन को। बट वॉट? लेकिन क्या हिंट करती थी उनको भी समझ नहीं आता था। ही कुड नॉट टेल एंड दैट स्ट्रेंजर वॉज ऑब्वियसली ग्रिनिंग। ये बात कैप्टन हेगबर्ट भी नहीं बता सकते कि सामने वाला ज़बरदस्ती मुझसे इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है, और जो स्ट्रेंजर था वो ग्रिनिंग कर रहा था, यानी बत्तीसी दिखा दिखा के बात कर रहा था, हंस रहा था कैप्टन के सामने। एंड एट कम ऑन पर्पस टू ग्रिन, और वो यहाँ अगर आया है कैप्टन से बात करने तो उसको ग्रिन करने का, हंस के और बत्तीसी दिखा दिखा के बात करने का कोई पर्पस डेफिनेटली है, यानी कोई ज़रूर कोई ना कोई मकसद है उस स्ट्रेंजर मैन का। इट वॉज बैड इनफ ऑन द स्ट्रीट्स बट ही हैड नेवर बिफोर बीन आउटरेज्ड लाइक दिस। आउटरेज्ड का मतलब समथिंग वेरी बैड दैट कॉजेज ग्रेट एंगर, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया और उस वजह से आपको बहुत तेज़ गुस्सा आया। तो कैप्टन सोचते हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि मैं सड़क पर इस तरीके से चिल्ला रहा हूँ एक आदमी को कि जाओ यहाँ से, मुझे मेरे बेटे के बारे में सब पता है, ये वो, ये सब उन्होंने कभी किया नहीं पहले से सड़कों पे, लेकिन ये आदमी फालतू में आके उनको परेशान कर रहा है जिस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। The stranger, unaware how near he was of having his head laid open with a spade, said seriously, "I am not trespassing where I stand, am I?" Trespassing का मतलब क्या होता है? To go onto somebody's land or property without permission. जब आप किसी की ज़मीन पे या किसी की घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हो उनके, और उनकी परमिशन के बिना, वो भी, that is known as trespassing. अब वो जो स्ट्रेंजर मैन था उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का आभास नहीं था कि भाई अभी कैप्टन हेगबर्ट का ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ कैप्टन हेगबर्ट को, क्योंकि अगर उनका दिमाग ख़राब हो गया तो वो अपनी स्पेड, अपना फावड़ा उठा के उसके सर पे दे मारेंगे और उसका सर पूरा खोल देंगे और वो कहीं का नहीं रहेगा फिर।
तो वो इस तरीके से ज़्यादा ना ही करे कैप्टन के सामने तो बेटर है। फिर स्ट्रेंजर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त मैं ट्रेसपैसिंग तो नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं बिना परमिशन के, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके घर में कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गया हूँ। आई फैंसी देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट योर न्यूज़, सपोज यू लेट मी कम इन। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो न्यूज़ दे रहे हैं न्यूज़पेपर में अपने बेटे के बारे में बार बार, उसमें कुछ ना कुछ गलत है, कुछ गलत है उसमें। अगर आप मुझे कम इन, लेट मी कम इन, यानी अगर आप मुझे घर में अंदर आने दें, बैठ के अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या गलत कर रहे हो आप। यू कम इन मर्मर्ड ओल्ड हेगबर्ड विद इनएक्सप्रेसिबल हॉरर। अब क्योंकि स्ट्रेंजर ने उनके बेटे के बारे में बोल दिया कि कुछ गलती है आपकी न्यूज़ में, तो उन्होंने धीरे से बोल तो दिया ऐसे गुस्से में, आ जाओ अंदर, इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि मेरे बेटे के बारे में ये स्ट्रेंजर बोल रहा है। I could give you some real information about your son, the very latest tip, if you care to hear. स्ट्रेंजर कहता है कि मैं आपको आपके बेटे के बारे में एक बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो लेटेस्ट अभी की इन्फॉर्मेशन है वो दे सकता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। No, shouted Hagbird. He began to pace wildly to and fro. He shouldered his spade. He gesticulated with his other arm. Gesticulated का मतलब क्या होता है? To make movements with your hands and arms in order to express something. जब आप अपने हाथों से और आर्म से कुछ एक्सप्रेशन करते हो, कुछ हिलाते हो अपने हाथ, सिर्फ हाथ, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, सामने वाले को कुछ समझाने के लिए, दैट इज जेस्टिकुलेटेड। अब जैसे स्ट्रेंजर ने बोला कि अगर आप मुझे अंदर आने दें तो मैं आपको आपके बेटे के बारे में कुछ रियल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो कैप्टन हेगबर्ड का तो अब गुस्सा तेज आ गया। उन्होंने अपना एक हाथ से फावड़ा उठा के अपने कंधे पे रखा और दूसरे हाथ से बोला, नो, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। Here's a fellow, a grinning fellow, who says there's something wrong. I've got more information than you're aware of. I've all the information I want. I've had it for years enough to last me till tomorrow. Let you come in? Indeed. What would Harry say? Indeed का मतलब क्या होता है? Truly, यानी सच में। तो कैप्टन ने एक हाथ से ऐसे किया और एक हाथ अपना स्पेड अपने शोल्डर पे रखा और बोला, ये देखो, यहाँ एक बत्ती सी दिखाता हुआ एक आदमी है जो मुझसे कहता है कि मेरी न्यूज़ में कुछ गलती है। मेरे पास तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें नहीं भी पता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने बेटे के बारे में मुझे पता है। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए है और मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन सालों से कई सालों से है। इतनी है इन्फॉर्मेशन कि जो कल तक सीमित, क्योंकि कल मेरा बेटा आ जाएगा, उनको ये उम्मीद रहती थी कि कल मेरा बेटा आ जाएगा, तो बोलने लगा वो कि मेरे पास सालों से इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कल तक मेरे पास इनफ है, कल तक के लिए सारी इन्फॉर्मेशन। तुम भले सच में अंदर आ सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन हैरी क्या बोलेगा? यानी हैरी बोलेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हैरी बोलेगा कि भाई एक आदमी आया मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लेके, तुमने उसको अंदर बिठा दिया। बट तो वो ये सोच रहे हैं कि हैरी क्या बोलेगा, मैंने उसको अंदर तो बिठा दिया, क्योंकि इसको अंदर लेके जाना मतलब अपने घर का वो पूरा फर्नीचर दिखाना, वो सारी चीज़ें दिखाना जो वो कभी भी इसको किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहते थे। इसको अंदर ले जाना मतलब वो सारी चीज़ें दिखाना जो वो चाहते थे कि हैरी पहली बार देखे। तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अंदर तो आने दे दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैरी क्या बोलेगा? यानी हैरी क्या सोचेगा कि मेरे से पहले मेरी सारा फर्नीचर, मेरा सारा घर आपने किसी एक स्ट्रेंजर को दिखा दिया। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 3 इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है बिना कोई पैसे चार्ज करे हुए। आपसे कोई 1 रुपये भी नहीं चार्ज कर रहा है आपसे कि 1-2 वीडियो देख लिए उसके बाद वीडियो चार्ज के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। आप चाहें तो हमें हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, एट्सेट्रा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।